खेतों के किनारे एक पेड़ खड़ा था जहां पर गोविंद दास बैठा हुआ था और उसकी बेटी खेतों में काम कर रही थी। गोविंद दास ने अपनी बेटी प्रीति को आवाज देते हुए कहा, ओ प्रीति, ए बिटिया, और कितना रह गया बेटा, कल कर लेना। वैसे भी आज तूने बहुत मेहनत कर ली है, बस कर जा बेटा। अरे पिताजी, बस थोड़ा काम रह गया है, थोड़ी देर में खत्म करके फिर घर चलते हैं। अरे काश मेरी आंखें होती तो तुझे सब कुछ अकेले नहीं करना पड़ता बेटा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? आप बस मेरे साथ हैं, मुझे और क्या चाहिए? मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, इसीलिए तू मुझे इस जन्म में मिली है। तभी वहां पर गांव का घनश्याम आया। उसने जब प्रीति को खेतों में काम करते हुए देखा तो कहा, अरे गोविंद दास भाई, तुम्हारी बिटिया तो बड़ी ही होनहार है। सही कह रहे हो भैया, लड़कों के बराबर मेरी बेटी ही काम कर लेती है। मेरी बेटी नहीं, बेटा है वो, बेटा। अरे लड़कों को भी इस प्रीति ने पीछे छोड़ दिया है। लड़के भी इतना काम नहीं कर पाएंगे घर का, और फिर खेतों का भी तो सब कुछ तुम्हारी बिटिया ही तो संभालती है। अब झूठ बोल रहा हूँ तो कहो, बोलो। अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, पर आंखों के बदले मुझे मेरी इस दुनिया की सबसे प्यारी बेटी दे दी है। ये सुनकर घनश्याम भी काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, पर अब कहते हैं ना कि बिटिया पराया धन होती है। एक ना एक दिन तुम्हें ये तुम्हारी बिटिया प्रीति छोड़कर चली जाएगी, फिर क्या होगा? ये सुनकर गोविंद दास के चेहरे की खुशी उड़ गई, जिस पर प्रीति ने मुस्कुरा कर कहा, अभी मैं कहीं नहीं जाने वाली काका, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। हाँ 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 बिटिया, क्यों नहीं। अच्छा चलो, अभी मैं चलता हूँ। राम राम गोविंद। ये कहकर घनश्याम वहाँ से चला गया और फिर प्रीति ने गोविंद दास से कहा, चलिए पिताजी, खेत का सारा काम हो गया है, अब कल करेंगे आकर, वैसे भी खाना बनाना है मुझे। हाँ हाँ हाँ, चलो बेटी चलो, हाथ तो पकड़ लो मेरा। इसके बाद वह लोग घर आ गए। घर आने के बाद प्रीति घर के कामों में लग गई। वहीं गोविंद दास अपनी चारपाई पर बैठ गया, पर उसे घनश्याम की बात दिल पर लग गई, क्योंकि वह बिल्कुल सही कह रहा था। कुछ दिनों बाद उसे अपनी बेटी की शादी करनी ही पड़ेगी। हे भगवान, काश मेरी बेटी बेटा होती तो हमेशा मेरे साथ रहती, पर अब उसकी शादी हो जाएगी तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, क्या बताओ। ये कहकर गोविंद दास काफी ज्यादा दुखी हो गया। तभी वहाँ पर प्रीति खाना लेकर आई और बोली, पिताजी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, ला ला बेटी, अच्छा यहाँ रख दे, मैं खा लूंगा। हाँ ला। अरे पर मैं आपको अपने हाथ से खिलाती हूँ ना, फिर आज आप खुद क्यों खा रहे हैं? अरे बस ऐसे ही खा लूंगा, हाथ तो काम कर रहा है। हाथ से रोटी तोड़ना है, सब्जी में गीला करना है, डुबाना है, फिर खा लेना है। इसमें क्या तुझे मेहनत करनी है? तू भी खा बेटी, मैं भी खाता हूँ। ये सुनकर प्रीति ने खाना रख दिया, जिसे देखकर प्रीति भी थोड़ी हैरान हुई और अपने आप से बोली, वैसे तो पिताजी मेरे हाथों से खाना खाते थे, फिर आज अपने हाथ से क्यों खा रहे? धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब गोविंद दास काफी दुखी रहने लगा। उसे इस तरह दुखी देखकर प्रीति भी हैरान थी। आखिर पिताजी को हो क्या गया है? ये इतने दुखी क्यों हैं? मुझे अपने पिताजी से बात करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे पिताजी इतने दुखी रहे। और एक दिन प्रीति ने गोविंद दास से कहा, पिताजी मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप इतने दुखी क्यों हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है बेटी, अब हो गया, सब ठीक है। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते पिताजी, बताइए क्या बात है? अब तुझे तो पता ही है, एक ना एक दिन तेरी शादी हो जाएगी तो तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद मेरा क्या होगा बेटा?
अब मैं तो ठहरा अंधा, अब अंधे की लाठी ही चली जाए तो अंधा क्या करेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, तो अब मैं समझी। उस दिन काका ने कहा था तो वही बात आपके दिल पर लग गई है। अरे दिल पे क्या लगना, बात तो सही कही है घनश्याम ने। अब बेटियां तो पराया धन ही होती हैं, एक न एक दिन घर छोड़कर जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। यह सुनकर गोविंद दास खुश हो गया, पर उसे पता था प्रीति उसका मन बहलाने के लिए ऐसा कह रही। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन गोविंद दास अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वहाँ पर गांव का हरिया आया और बोला, अरे ओ गोविंद, राम राम भैया, क्या बैठे हुए हो? कहाँ है तुम्हारी बिटिया, अरे मतलब तुम्हारा बेटा? अरे मेरा बेटा खेतों में काम करने गया है। खेतों में क्या है, थोड़ा काम बाकी रह गया था तो वहीं गई हुई है प्रीति। हाँ हाँ हाँ, कितना भी बेटा बेटा कह लो, लेकिन गोविंद है तो बेटी, और बेटी हो गई है अब सयानी। भाई तुम्हें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अरे पर हरिया, ये प्रीति तो मना करती है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, फिर क्या करें? अरे तो ऐसी कौन सी बिटिया है जो कहेगी शादी करना है? सब बेटियां शुरू शुरू में यही कहती हैं, पर भाई आगे का तो बड़े बुजुर्ग ही समझते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए ना, कब तक उसे घर पर बैठा के रखोगे? और भाई गांव में जितनी भी लड़कियां थीं, उनकी तो शादी हो चुकी है, तो इसका भी समय तो आ ही गया है ना। हाँ 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 हाँ, मुझे पता है। ठीक है, मैं अपनी बेटी से कहता हूँ, पर अब वो मना कर देती है तो क्या करूँ? अरे भाई, अपनी बेटी का नाम क्यों लगा रहे हो? खुद कहो ना कि तुम उसकी शादी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम हो अंधे और अंधे की लाठी है तुम्हारी बिटिया। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? क्यों? चलो भाई, सोचो सोचो, राम राम। ये कहकर हरिया वहाँ से चला गया, जिस पर गोविंद दास काफी दुखी हुआ, क्योंकि अब गांव वाले गोविंद दास को इसी तरह ताने मारा करते थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी ही पड़ेगी। यह कहकर गोविंद दास काफी ज्यादा दुखी हो गया। जब प्रीति को इस बारे में पता लगा तो प्रीति ने गोविंद दास से कहा, पिताजी आप दुखी मत होइए, मैं गांव वालों से बात करूंगी। अरे नहीं 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 बेटी, तुझे गांव वालों से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गांव वाले सही कह रहे हैं बेटा। अरे उनके कहने से क्या होता है? मेरा मन, मैं शादी नहीं करना चाहती। अब की बार अगर किसी ने कुछ भी कहा फिर मैं बताती हूँ। एक दिन प्रीति खेतों में काम कर रही थी, वहीं गोविंद दास बैठा हुआ उसकी मदद करवा रहा था। तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग आ गए और उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया। वाह 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 वाह, देखो 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 भैया, अंधा है बैठा और उसकी बिटिया है काम कर रही। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो हरिया भैया। मुझे नहीं लगता कि अपनी बेटी की शादी भी करेगा, नहीं तो अंधे की लाठी न छिन जाएगी। और नहीं तो क्या, अरे अगर बेटी की शादी कर देगा तो फिर अपना खर्चा कैसे चलाएगा? इसीलिए तो बेटी की शादी ही नहीं कर रहा। अंधा अपनी लाठी नहीं छोड़ता भैया। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर प्रीति को काफी तेज गुस्सा आया और वह खेत से बाहर निकल कर आई और उन लोगों से बोली, क्या बात है काका, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? अरे बिटिया, हम लोग तो सही कह रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, पर तुम्हारे पिताजी हैं कि तुम्हारी शादी की कोई चिंता ही नहीं रखते। ऐसा लगता है कि शादी करना ही नहीं चाह रहे। तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। ए बिटिया, एक न एक दिन सभी को शादी करके जाना ही होता है। बिटिया पराया धन होती है और यही हमारे समाज का नियम है। मैं किसी नियम को नहीं मानती। और क्या मेरे पिता को अंधा अंधा कहते रहते हो? अगर भगवान ने उन्हें आंखें नहीं दी तो इसमें उनकी क्या गलती है? अगर आप अंधे होते तो क्या आपकी बेटी आपका साथ नहीं देती? ये सुनकर गांव वाले चुप हो गए।
जिस पर प्रीति ने आगे कहा, अगर मैंने आगे से कभी भी सुना कि आप मेरे और मेरे पिताजी के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं तो मैं सीधा मुखिया के पास जाऊंगी, क्योंकि सभी को अपने हिसाब से जीवन जीने का हक है। समझे आप लोग? अब जाइए यहाँ से। ये सुनकर गांव वाले वहां से चले गए, जिस पर गोविंद दास की आंखें भर आई और वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, ए बेटी, अरे तू गांव वालों से काहे लड़ रही है? सही कह रहे हैं वो लोग, तेरी उम्र हो गई है बिटिया, हो गई है। अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर मैं अंधी होती तो आप मेरा सहारा नहीं बनते पिताजी। अगर आज आपकी ऐसी हालत है और मैं आपका सहारा बन रही हूँ तो ये गांव वाले इतना ताना क्यों मारते हैं? यही तो समाज है बेटी, हम समाज को कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं। अरे इन्हें तो मैं समझाऊंगी। अगर इन्होंने फिर कुछ भी कहा सीधा मुखिया के पास जाऊंगी, फिर इन्हें पता लगेगा। चलिए पिताजी, अब हम घर चलते हैं। इसके बाद वह लोग घर आ गए। समय तेजी से गुजर रहा था। एक दिन प्रीति ने देखा लकड़ियां खत्म हो गई हैं और उसने गोविंद दास से कहा, पिताजी लकड़ियां खत्म हो गई हैं, मैं जंगल से लकड़ी लेने जा रही हूँ, आप तब तक यहीं पर रहना। हाँ ठीक है बेटी, तू जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, पर आप चारपाई से उठना मत। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू अपना ध्यान रखना, है ना, और समय पे आ जाना। हाँ हाँ पिताजी, मैं अपना ध्यान रखूंगी और जल्दी आ जाऊंगी। ये कहकर प्रीति जंगल के लिए निकल गई। जंगल आने के बाद वह लकड़ी काटने लगती है। तभी वहां से एक साधु गुजरता है। साधु ने जब प्रीति को लकड़ी काटते हुए देखा तो उससे कहा, हरिओम हरिओम हरिओम। बेटी बेटी, बहुत तेज भूख लगी है, क्या यहाँ कहीं भोजन मिलेगा? नहीं नहीं साधु महाराज, यहाँ कहीं भोजन नहीं है। ओहो, भोजन नहीं है तो अब मैं क्या करूँगा? अब क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और भूख की वजह से हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अगर आपको भूख लग रही है तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, मैं आपको भोजन खिलाती हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे घर पर कोई कुछ कहेगा नहीं क्या? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बस थोड़ी सी लकड़ी काट लूं, फिर हम चलते हैं। इसके बाद प्रीति ने लकड़ी काटी और साधु को लेकर घर आ गई। घर आने के बाद प्रीति ने साधु को आराम से बैठाया। साधु ने देखा उसके घर में एक बुढ़ा पिता था जो अंधा था, जिसे देखकर साधु ने कहा, बेटी, तुम्हारे घर में तो सिर्फ तुम्हारे पिताजी हैं। हाँ हाँ साधु महाराज, मेरे घर में बस मेरे अंधे पिता है। ओ, तो इसका मतलब तुम अपने घर को खुद संभालती हो, है ना? हाँ हाँ साधु महाराज, मैं ही अपने घर को संभालती हूँ। जब गोविंदास को पता लगा उसके घर साधु आए हैं तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, साधु महाराज, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। साधु महाराज, चरण स्पर्श प्रणाम। चरण कहाँ है दिख नहीं रहे, लेकिन मान लीजिए चरण स्पर्श प्रणाम। सदा सुखी रहो, सुखी रहो। महाराज, अगर आप आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो मेरी बिटिया को दे दीजिएगा। वो सदा सुखी रहे, क्योंकि वो मेरी बड़ी सेवा करती है। बेटी नहीं, बेटा है मेरा, बेटा। यही तो पुण्य होता है। तुमने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में तुम्हें ऐसी बेटी मिली है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा साधु महाराज, बिल्कुल सही कहा। बेटा, खाने वाने की व्यवस्था कर दे। इसके बाद प्रीति ने साधु के लिए गर्मा गर्म खाना बनाया और फिर साधु को खिलाया, जिसे खाकर साधु काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, बेटी, तुमने एक भूखे की भूख शांत की है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मुझे नहीं लगता कि भगवान हमें खुश रखना चाहता है। अरे बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो?
सच ही तो कह रही हूँ बाबा। गांव वाले मेरे पिताजी को ताना देते हैं कि वो मेरी शादी नहीं कर रहे, जबकि मैं अपने पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती। वो अंधे हैं, इस वजह से। वैसे बेटा, ये बात तो गांव वाले सच ही कहते हैं। बेटियां पराई होती हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये गलत भी नहीं है। पर हाँ, इसका दूसरा उपाय भी है। क्या दूसरा उपाय है? तो आप मुझे बताइए। अगर तुम किसी घर जमाई से शादी कर लो तो तुम हमेशा अपने घर में ही रह सकती हो। मैं गरीब लड़की, भला मुझसे कौन शादी करके मेरे घर पर रहेगा? हाँ हाँ हाँ, तुमने ये भी बिल्कुल ठीक कहा, पर इसका भी तरीका है मेरे पास। ये सुनकर प्रीति काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, तो कृपया करके बताइए साधु महाराज, वो क्या तरीका है? इसके लिए तुम्हें यमन नगरी जाना पड़ेगा। यमन नगरी मूर्तियों का नगर है, जहाँ पर जादुई मूर्तियां हैं। उन जादुई मूर्ति को अगर तुम सच्चे मन से छुओगी तो वो इंसान में बदल जाएंगी और फिर तुम उस इंसान से शादी करके अपने घर पर रह सकती हो। यह सुनकर प्रीति काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि इस तरह उसे अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। और उसने साधु महाराज से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, जो आपने मुझे ये तरीका बताया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं चलता हूँ बेटी। हरिओम हरिओम हरिओम। ये कहकर साधु वहाँ से चला गया, जिस पर प्रीति ने कहा, अब देखती हूँ कौन गांव वाला मुंह चलाता है। ये तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर मैं यमन नगरी जाकर वहाँ से किसी युवक को ले जाऊं तो फिर मैं उससे विवाह करके उसे अपने घर पर रख सकती हूँ। अगले दिन प्रीति ने गोविंद दास से इस बारे में बात की, जिस पर गोविंद दास ने कहा, ए बेटा, तू इस तरह से जाएगी तो गांव वाले 10 तरह की बातें करेंगे बेटी। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, आप बस मुझे बताइए मैं वहाँ जाऊँ या नहीं। अच्छा सुन, अगर तू वहाँ जाना चाहती है तो चल ठीक है, मैं रोकूंगा नहीं। तेरी इच्छा है, जा। तेरी किस्मत में होगा तो होगा, मिलेगा, जा। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपकी परेशानी का समाधान करना चाहती हूँ, इस वजह से। हाँ हाँ बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तू खुश तो मैं खुश, बस अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ हाँ, क्यों नहीं पिताजी, मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया है। आप बस चारपाई से नीचे हाथ रखना, आपको सब मिल जाएगा। मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगी। इसके बाद प्रीति अपने घर से यमन नगरी के लिए निकल जाती है। साधु ने जिस तरह बताया था, प्रीति उसी तरफ जा रही थी। प्रीति काफी ज्यादा खुश थी और उसने अपने आप से कहा, बस एक बार यमन नगरी पहुंच जाऊं, फिर मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और फिर मैं अपने अंधे पिता के साथ आराम से रह पाऊंगी। वहीं काफी दूर आने पर भी प्रीति को अभी तक यमन नगरी नहीं मिली, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। अरे, ये अभी तक यमन नगरी आई क्यों नहीं? साधु ने तो यही बताया था। आखिर वो यमन नगरी किस तरफ है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं राह भटक गई हूँ? प्रीति काफी ज्यादा परेशान हुई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, लगता है मैं राह भटक गई हूँ। अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ये कहकर प्रीति एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे, ये आवाज किसकी है? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। ओए, ओ, सुनो, ओहो, सुनो तो। तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैंने ही तुम्हें पुकारा है। तभी वहाँ पर एक तोता आ गया, जिसे देखकर प्रीति थोड़ी हैरान हो गई। अरे, तुम तो एक तोता हो। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हो गया? मैं यमन नगरी जाना चाहती हूँ, पर रास्ता भूल गई हूँ, जिस वजह से परेशान हूँ। अच्छा, तो वही मूर्तियों का नगर? हाँ हाँ, वही जादुई मूर्तियाँ का नगर। क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? हाँ हाँ, मुझे पता है। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो चलो, आ जाओ। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे वहाँ लेकर चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, मेरे पीछे पीछे आओ।
आ जाओ आ जाओ। इसके बाद प्रीति तोता के पीछे जाने लगी। वो काफी ज्यादा खुश हुई। तोता आगे आगे चल रहा था, वहीं प्रीति पीछे पीछे चल रही थी। जिस पर तोता ने कहा, अच्छा, वैसे ये तो बताओ, तुम यमन नगरी जाना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं वहाँ से अपने लिए एक वर ढूंढ कर लाना चाहती हूँ। क्या वर ढूंढ रही हो? तुम्हें तो बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। फिर यमन नगरी क्यों? नहीं नहीं, मैं उसे हमेशा अपने पास रखूंगी। मेरे पिता अंधे हैं, जिस वजह से मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। अच्छा, समझ गया समझ गया, तुम्हारी बात मैं समझ गया। ये कहो, तुम्हें घर जमाई चाहिए, है ना, है ना? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। मुझे यमन नगरी के बारे में एक साधु ने बताया था। हाँ, उस नगरी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अरे जरा सामने देखकर भी चलो, आराम से आराम से। इसके बाद वह लोग बातें करते हुए चलते जा रहे थे। उन्हें इसी तरह चलते हुए कई दिन बीत गए, जिस पर प्रीति काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, अभी तक वो यमन नगरी आई क्यों नहीं? अब तो बहुत देर बीत गई है। हाँ हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे सब पता है। रास्ता कहाँ से जाता है, कैसे जाता है। पर हाँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें कुछ दिन और चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत दूर है ना। ये सुनकर प्रीति काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे अपने पिता की फिक्र हो रही थी। हे भगवान, मेरे पिताजी पता नहीं घर पर अकेले क्या कर रहे होंगे। कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। हे भगवान, मेरे पिताजी की रक्षा करना। वहीं दूसरी तरफ गोविंद दास अकेला काफी ज्यादा परेशान था। अंधा होने की वजह से उसे काफी सारी परेशानियां हो रही थी। अरे, पानी खत्म हो गया, अब मैं कहाँ से लाऊं? अरे रे 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 रे। हे भगवान, जब से मेरी बिटिया गई है, तब से तो मेरी जिंदगी नरक बन गई है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझ अंधे की लाठी है वो, उसके बिना मेरा कोई सहारा नहीं। पता नहीं कहाँ है, अभी तक लौट कर नहीं आई। अरे रे 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 रे, उठ भी नहीं पा रहा, गिर गया। रे 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 रे। गोविंद दास को प्रीति की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वहीं जब गांव वालों को ये बात पता लगी, तो गांव वाले तरह तरह की बात करने लगे और गोविंद दास के घर पर घनश्याम आया और बोला, अरे गोविंद, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी अपने लिए लड़का ढूंढने गई है। क्यों भैया? हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो अपने लिए घर जमाई लेने गई है। अरे धत तेरे की, ए भैया, आज के जमाने में घर जमाई कहाँ मिलता है? तुमको बकलोल बना गई है तुम्हारी बिटिया। हमको तो लगता है तुम्हारी लड़की घर छोड़कर भाग गई है, क्योंकि तुम उसकी शादी नहीं कर रहे थे तो भाग गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो बस अपने लिए घर जमाई लेने गई है, उसने मुझसे कहा है। बकलोल बना गई है। ये सुनकर घनश्याम जोर जोर से हंसने लगा और वहाँ से चला गया, जिस पर गोविंद दास काफी ज्यादा दुखी हुआ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गांव वाले तो ताने दे रहे हैं। हे भगवान, मेरी बेटी को जल्दी से भेज दे, उसके बिना मैं अधूरा हूँ। हे भगवान। वहीं तोता और प्रीति चलते चलते यमन नगरी पहुँच गए। यमन नगरी को देखकर प्रीति काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। जिसे देखकर प्रीति ने कहा, क्या यही यमन नगरी है? हाँ, यही है यमन नगरी। क्यों, देखो कैसी लग रही है तुम्हें ये तो देखने में बहुत ही सुंदर है। मैंने आज से पहले ऐसी नगरी कभी नहीं देखी है। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि ऐसी नगरी तुम्हें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। चलो आ जाओ, इसके अंदर चलते हैं, आओ। इसके बाद वह लोग यमन नगरी के अंदर आ गए। चारों तरफ बहुत सारी मूर्तियां थीं। मूर्तियों को देखकर प्रीति काफी ज्यादा हैरान हुई
और तोता से बोली, अरे यहाँ पर तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। इन्हीं मूर्तियों में से तुम्हें अपने लिए एक मूर्ति चुननी पड़ेगी। क्या इतनी सारी मूर्तियों में से? पर यहाँ तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ओहो, अरे भाई, जो तुम्हें सबसे सुंदर मूर्ति लगे चुन लो और फिर उसका नाम 3 बार लेकर पुकारो, वो तुम्हारे साथ चल पड़ेगी। क्या नाम लेकर पुकारो? पर मुझे तो पता ही नहीं इन मूर्तियों का क्या नाम है। अरे नहीं 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 नहीं, तुम अब इनका नाम रखोगी। तुम उसे किस नाम से पुकारोगी वही नाम 3 बार बुलाओ। हाँ। ये सुनकर प्रीति काफी ज्यादा खुश हो गई और फिर वह इधर उधर मूर्तियों को देखने लगी। चारों तरफ सुंदर सुंदर मूर्तियां थीं। तभी उसे एक युवक की मूर्ति दिखाई दी जो बहुत सुंदर थी। उस मूर्ति को देखकर प्रीति ने तोता से कहा, मैं उस मूर्ति को चुनती हूँ, वह मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो फिर चलो उसी मूर्ति के पास चलते हैं, चलो। इसके बाद वह दोनों उसी मूर्ति के पास आए। मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर थी, जिस पर तोता ने कहा, तो तुम इसके कान में 3 बार नाम कहो, जिससे ये मूर्ति जीवित हो जाएगी। ये सुनकर प्रीति काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी इसका नाम लेकर पुकारती हूँ। इसके बाद प्रीति ने उस मूर्ति के कान में 3 बार मदन कहकर पुकारा और फिर प्रीति पीछे हट गई। जैसे ही प्रीति पीछे हटी, वैसे ही मूर्ति में तेज रोशनी हुई और वह मूर्ति एक सुंदर युवक में बदल गई, जिसे देखकर प्रीति और तोता काफी ज्यादा खुश हो गए। तभी मदन ने प्रीति से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे मानव रूप दिया। मैं अब तक एक मूर्ति में कैद था, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी यहाँ जो भी आता है वो किसी न किसी मतलब से ही आता है, पर तुम्हारा मतलब मेरे लिए भी लाभकारी साबित होगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, अब से तुम मेरे घर पर ही रहोगे। ये सुनकर मदन काफी ज्यादा खुश हो गया और तोता ने उन दोनों से कहा, बहुत खुश हो तुम दोनों। चलो अब तुम्हें जाना चाहिए, जाओ जाओ जाओ। क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो तोता? नहीं नहीं नहीं, मेरा काम हो गया, मेरा काम बस तुम्हें राह दिखाना था। अब तुम आगे का रास्ता खुद तय करो, अपने घर खुद ही जाओ। हाँ, क्या हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहोगे क्या? जाओ अपने आप। हाँ क्यों नहीं, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद वह लोग यमन नगरी से चले जाते हैं। प्रीति रास्ते में मदन को अपने पिता के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मदन कहता है, अच्छा, इसीलिए तुम यमन नगरी आई थी, क्योंकि तुम्हारे पिता अंधे हैं और तुम उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, है ना? हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती हूँ। क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर प्रीति काफी ज्यादा खुश हो गई और इसके बाद वह लोग घर आ गए। वहीं दूसरी तरफ गोविंद दास काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि 1 महीना हो चुका था और अभी तक प्रीति लौट कर नहीं आई, जिस पर गोविंद दास ने दुखी होकर कहा, मेरी बेटी कहाँ है? 1 महीना हो गया पर अभी तक प्रीति लौट कर नहीं आई। गांव वाले सही कह रहे हैं, चली गई वो हमको छोड़कर। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बिटिया पर शक नहीं कर सकता। ए प्रीति, कहाँ हो बेटा? जल्दी लौट आओ, बहुत हालत खराब है, मैं तुम्हारे बिना बहुत दुखी हूँ बेटा। गोविंद दास काफी ज्यादा दुखी हुआ और अपने घर के बाहर जैसे तैसे आकर बैठ गया। गोविंद दास को दुखी देखकर गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। हाँ, देखो देखो देखो, बेचारा अपने बेटे की याद में किस तरह तड़प रहा है।
मुझे नहीं लगता कि इसकी बेटी आने वाली है। और नहीं तो क्या, सही कह रहे हो हरिया भाई, क्योंकि 1 महीना हो गया, अगर आती तो अभी तक आ ही जाती। मुझे तो लगता है कि वो इस अंधे को छोड़कर भाग गई है किसी के साथ। हाँ, सही कहते हो भैया, मुझको भी यही लगता है। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर गोविंद दास अंदर ही अंदर रो रहा था। तभी अचानक गांव वालों के मुंह बंद हो गए, क्योंकि वहां पर प्रीति मदन को लेकर आ गई। गांव वालों की बातचीत बंद देखकर गोविंद दास भी काफी ज्यादा हैरान हुआ। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, पिताजी मैं आ गई, देखिए मेरे साथ कौन आया है, मैं अपने जीवन साथी को लेकर आई हूँ। अपनी बेटी की आवाज सुनकर गोविंद दास काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, बिटिया तुम आ गई हो, इधर आ, हाथ बढ़ा बेटा, तुम ही हो, मैं तो सोच रहा था कि तुम आओगी नहीं बेटा। पर आपने ऐसा क्यों सोचा? आपको क्या लगा मैं आपको छोड़कर चली गई? नहीं नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगा, पर बहुत दिन हो गए थे ना, इसी वजह से बहुत दुखी था बेटा तुमको छुए बिना। हाँ, अब आ गई, मन को शांति मिली अब। हाँ मुझे पता है, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि यमन नगरी बहुत ही दूर थी। अरे अरे अरे, तुम काहे माफी मांग रही हो? अरे मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटा। मेरा बेटा, मेरी बिटिया आ गई है। इसके बाद मदन गोविंद दास के पास आया और बोला, पिताजी, मैं आपकी बेटी का वर हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। मदन की आवाज सुनकर गोविंद दास काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, ढूंढ लाई। अरे अब तो हमारी खुशी दुगनी हो गई, अब मेरी बेटी हमेशा मेरे पास रहेगी। हाँ पिताजी, अब मैं आपके पास ही रहूंगी और हम कल ही मंदिर में शादी कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। आखिर मेरी बेटी लौट आई है, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर प्रीति और मदन काफी ज्यादा खुश हो गए और फिर अगले दिन गोविंद दास ने धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी मदन के साथ की, जिसे देखकर पूरा गांव काफी ज्यादा खुश हुआ। और अब प्रीति काफी ज्यादा खुश थी कि वह अपने अंधे पिता के साथ रहेगी।